एक इस वक्त संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान, उसे सुन लेते हैं। देखिए, उन्होंने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर पलटवार किया है और मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे सिंधिया ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। जनता कांग्रेस की नीति जान चुकी है, इसीलिए देश ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनाई है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना और कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप जीते तो ईवीएम को हीरो बना दीजिए और अगर हारते हैं तो फिर वो जीरो हो जाती है। और सवाल इसी को लेकर है। चलिए, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ हैं। एक कमेंट आपका भी इस पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन ईवीएम पर सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो फिर से जाग गया। ये कांग्रेस का मजाक है मुझे लगता है, क्योंकि इनको ट्वीट पे भरोसा है लेकिन सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर इनको भरोसा नहीं है। जब ये तेलंगाना में और कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है और जब ये इलेक्शन हारते हैं तो इनको ईवीएम खराब लगता है। अभी इन्होंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं बुलाया, तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के असेंबली में दिखाया था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था उसको कि भाई ईवीएम पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया था, उन लोग गए नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं था, खाली इनकी क्या है, शिकायत करने की बात है। दूसरी बात है, ये जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई का जो सीट है वहां पर जो फोन था वो अधिकारी का फोन था, वो कोई उनके रिश्तेदार फोन लेके अंदर नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपका फोन वापस दे दो, मुझे ड्राइवर को बुलाना है। और इसका बात का बतंगड़ बना दिया राहुल गांधी ने। शायद उनको पता भी नहीं हुआ कि काउंटिंग सेंटर में क्या हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्टीकरण दिया है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसको हैक नहीं कर सकते। और ब्लैक बॉक्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉक्स वो होता है जब दुर्घटना घटती है हवाई जहाज में, तब उसकी छानबीन होती है। कांग्रेस वो भी तो उसे उसी से जोड़ रहे हैं ना। रविंद्र वाइकर के फिर रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज हुई? अगर सब कुछ इतना ही सही है तो फिर ये मामला दर्ज ही क्यों हुआ? और कई लोगों ने इसकी शिकायत की थी। अगर किसी ने कंप्लेन किया तो एफआईआर दर्ज हुआ, छानबीन होगा, फोन फोरेंसिक में भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि स्टैंड अलोन है, इसमें ओटीपी लगता नहीं है। और उसके जो रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार है वो उनके इलेक्शन एजेंट भी नहीं थे, वो तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट थे। तो रविंद्र वाइकर का कनेक्शन ही क्या है इस पे? और रविंद्र वाइकर जो जीते हैं वो अगर कनेक्शन ना होता तो क्यों रिश्तेदारों से फिर पूछताछ और वहां तक उन तक मामला पहुंचता? सवाल ये है ना यहाँ पर। राहुल गांधी का कांग्रेस का हवाई जहाज फिर से क्रैश लैंडिंग हो गया है, इसके लिए उनको ब्लैक बॉक्स की याद आ रही है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं और वाइकर से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल था जिस पर आप शायद जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों से भी एक कमेंट ले लूं। और पहले आपका रुख करते हैं विजय त्रिवेदी जी। मतलब ये ईवीएम पर फिर से सवाल, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आता है जाता है लेकिन ईवीएम पर सवाल जिंदा रहता है। फिर से वही, अब तो ब्लैक बॉक्स तक से तुलना कर दी राहुल गांधी ने। देखिए शिरीन जी, ईवीएम को लेकर चुनावों के दौरान भी काफ़ी चर्चा होती रही और इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई भी दी, अपनी जो स्थिति थी वो भी बताई और सुप्रीम कोर्ट तक में भी उस बात को लेकर गए। अभी आप एक बयान चला रहे हैं राहुल गांधी जी का कि यदि ईवीएम मैनेज हो जाएगा तो बीजेपी को 400 सीट मिल जाएगी, उससे के बिना नहीं मिलेगी। तो बीजेपी को 400 सीट नहीं मिली, इसका मतलब ईवीएम मैनेज नहीं होती होगी। अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, इसका मतलब ईवीएम मैनेज नहीं हो सकती। वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो वोट विनिंग मार्जिन है वो कम हो जाता है, इसका मतलब भी ईवीएम मैनेज नहीं हो सकती। क्योंकि ये सब संभावनाओं पे तो काम करती है यदि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग काम करता। या आज सबसे मजबूत विपक्ष 40 साल में यहाँ पर आया है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट आई है। कांग्रेस की सीटें तो डबल हो गई है, तो उनको तो ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और उन्होंने तो अभी तेलंगाना में जीता है। लेकिन इसके अलावा मैं ये बात करता हूँ कि यदि हमारा पूरा चुनाव, हमारा लोकतंत्र जो है विश्वास पर टिका हुआ है, यदि उस विश्वास पर बार बार सवाल हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ अब चुनाव खत्म हो गए, विपक्ष को, पक्ष को, सबको मिलकर संसद के सत्र से ही
पूरे चुनाव सुधारों पर चर्चा करनी चाहिए, केवल ईवीएम ही नहीं, क्योंकि इस दौरान चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, चुनाव की व्यवस्थाओं पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जो हमारा जो मॉडल रोल ऑफ कंडक्ट होता है उस पर भी बहुत सारे सवाल हुए। तो इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया। बहुत लंबे समय से कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात तो करती है, लेकिन जब बात उस पर एग्जीक्यूशन पर आती है तो वो नहीं चाहती हैं। तो मुझे लगता है अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी चर्चा हो, ईवीएम पर भी चर्चा हो। और ऐसा क्या, ये राहुल गांधी भी इसी देश के हैं ना। यदि ईवीएम खराब हो रही है और बदलनी है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। इसको पैसे से भी मैंने जोड़ के देखता, तो मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष सबको बैठकर पूरे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र की जान है, यदि उस पर, मैं एलन मस्क पे नहीं जा रहा, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है। अगर ऐसा है भी तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सारे हमारे राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए। और अब एक लंबा टाइम है, अभी इलेक्शन कोई पास में नहीं है, तो पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, इलेक्शन सिस्टम पर, इवन इलेक्शन कमीशन पर भी मुझे लगता है उसके गठन को लेकर जो भी बातचीत हो रही थी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है।